जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3209 से 3211। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। हालांकि ये जिवेन के लिए ऐसा हमला केवल शुरुआत थी। जब ये जिवेन अभी भी पछतावा महसूस कर रहा था, उसने अचानक कुछ सोचा और वह कागज के इस टुकड़े को ले जाना था जिसमें यूनिवर्स क्रिएशन पाम दर्ज था। मूल रूप से ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि क्रिएशन मार्शल पवेलियन की सुरक्षा करने वाले लोग किसी भी समय ये देखने के लिए जांच करते थे कि यह पूरा हो गया है या नहीं। हालांकि कागज का ये टुकड़ा अलग था। कागज के इस टुकड़े पर यूनिवर्स क्रिएशन पाम शब्दों के अलावा केवल एक शिलालेख था और कुछ नहीं था। जब ये जिवेन ने ये शिलालेख देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये कागज का एक टुकड़ा था जिसमें यूनिवर्स क्रिएशन पाम दर्ज था। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद इसने अपनी सभ्यता, अपनी दुनिया विकसित की थी और यहाँ तक कि खुद को फॉर्चून हेवन मोनार्क कहने वाले सम्राट का भी जन्म हुआ था। अगर उसने यूनिवर्स क्रिएशन पाम सीख लिया तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यूनिवर्स क्रिएशन पाम को अपने तुरुप के पत्ते के रूप में रखते हुए वह नौवे क्षेत्र के विशेषज्ञों को चुनौती देने का साहस भी करेगा। अपनी ताकत के साथ स्वाभाविक रूप से उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। इस युग में जहां स्वर्गीय मास्टर्स प्रकट नहीं हुए थे, उन्हें मुश्किल से सबसे मजबूत में से एक माना जा सकता था। ये जिवेन ने अच्छे भाग्य के स्वामी को नष्ट कर दिया। फिर दुनिया इंच दर इंच बिखरने लगी और एक कागज के टुकड़े में तब्दील हो गई। कागज के इस टुकड़े पर यूनिवर्स क्रिएशन पाम शब्द खुदे हुए थे। वे सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे। तेज ये जिवेन की आंखों में खुशी की झलक चमक उठी। इस मार्शल इच्छाशक्ति के साथ वह गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम को समझ सका। आखिरकार यह अच्छे भाग्य के स्वामी द्वारा विकसित मार्शल आर्ट तकनीक थी। ये जिवेन की मार्शल सम्राट सील ने सब कुछ ढक दिया। इससे जो छाया पड़ी वह पंखों के जोड़े की तरह थी। यूनिवर्स क्रिएशन पाम की प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं थी। हालांकि ये जिवेन के हमले के बाद ये ढह गया था। फॉर्चून हेवन मोनार्क द्वारा छोड़ी गई केवल मार्शल वसीयत ही पीछे रह गई थी। ये जिवेन ने भी इस पर ध्यान दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्चून हेवन सम्राट को इस दुनिया में कैद कर दिया गया है। वह बाहर नहीं निकल सका। न जाने कितने विदेशी प्राणियों को उसने अपनी हथेलियों से मार डाला था। उनमें से एक भी उसके मुकाबले का नहीं था। सम्राट वर्ग का प्राणी भी उसके सामने बहुत कमजोर था। अनगिनत सूचनाएं उसकी आंखों से उड़कर उसके दिमाग में उतर गईं। हालांकि कॉस्मिक क्रिएशन पाम ने ये निर्दिष्ट नहीं किया कि इसे कैसे विकसित किया जाए। स्वर्गीय सम्राट भाग्य द्वारा छोड़े गए मार्शल आर्ट के इरादे को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे शब्दों में लिखने की तुलना में ये बहुत सरल और अधिक कुशल था, भले ही ये दाव रून्स में लिखा गया हो। स्वर्गीय सम्राट फॉर्चून के पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। इस समय दाव कलाकृति वाले एक शाही सम्राट और बिना दाव कलाकृति वाले शाही सम्राट के बीच का अंतर पूरी तरह से प्रकट हो गया था। दाव कलाकृति के बिना हेवनली मोनार्क फॉर्चून के हर हमले से उसे गंभीर क्षति होगी, क्योंकि उसके पास खुद का बचाव करने के साधन नहीं थे। केवल उसकी यूनिवर्स क्रिएशन पाम पर भरोसा करना असंभव था। आखिरकार ये तो एक जादुई शक्ति ही थी। इसलिए फॉर्चून हेवन मोनार्क की मार्शल आर्ट यूनिवर्स क्रिएशन पाम तक ही सीमित थी। क्योंकि उसका शरीर भी कागज के इस टुकड़े से बंधा हुआ था, वह इस जगह को छोड़ नहीं सकता था और उसके पास दाव उपकरण को परिष्कृत करने के लिए सामग्री नहीं थी। ये जिवेन को यहाँ तक महसूस हुआ कि यह शक्ति स्वर्गीय गुरु की शक्ति से भी आगे निकल गई है। हेवनली मोनार्क फॉर्चून को तुरंत समझ आ गया कि वह सामने वाले व्यक्ति से मेल नहीं खा सकता। वह भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका। सबसे पहले उसने भागने के बारे में सोचा, लेकिन ये बेकार था। वह यही फंस गया था। प्रत्येक हथेली महान दाव के एक निश्चित भाग की अभिव्यक्ति नहीं थी। इसके बजाय ये सभी महान दाव का एकीकरण था। यह एक शक्तिशाली हस्तरेखा तकनीक थी जो वास्तव में सभी जीवित प्राणियों से आगे निकल गई। बूम! भाग्य स्वर्ग सम्राट।
इस समय फॉर्चून स्वर्ग सम्राट दहाड़ उठा। उसी समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फॉर्चून हेवन मोनार्क की ओर फिर से दौड़ पड़ा। मार्शल सम्राट सील उसके सिर के ऊपर घूमता था और हवा के साथ बढ़ता था। एक क्षण में ही वह एक प्राचीन पवित्र पर्वत के आकार का हो गया। फिर वह मौके पर ही धराशायी हो गया। अन्य 8वें दायरे के संप्रभुओं के सामने फॉर्चून हेवन मोनार्क को भागने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये जिवेन के सामने कोई मौका ही नहीं था, तो जिवेन को उसी दायरे में किसी से डर नहीं लगता था। ये जिवेन ने फॉर्चून हेवन मोनार्क पर हमला करने के लिए अपने ही महान दाव का इस्तेमाल किया। तार तकनीक के इस सेट ने हमला करने के लिए केवल कानूनों का उपयोग किया, इसलिए इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। ये जिवेन ने लगातार हजारों बार वार किया। प्रत्येक स्लैश के साथ दुनिया में दरारें बड़ी होती गईं। समय गिनते गिनते हजारों वर्ष बीत गए। पहले 800 वर्षों के अलावा, जो 8वें दायरे को तोड़ने और मजबूत करने में व्यतीत हुए, शेष 200 वर्ष मुख्य रूप से यूनिवर्स क्रिएशन पाम को समझने में व्यतीत हुए। कुछ बिंदु पर ये जिवेन की तलवार फिर से नीचे गिर गई, सीधे फॉर्चून हेवन मोनार्क की ओर जा गिरी। बूम! फॉर्चून हेवन मोनार्क को लगा कि उसे जगह पर बंद कर दिया गया है। जगह सील कर दी गई थी और वह बच नहीं सका। क्योंकि वह इस दुनिया में फंस गया था, इसलिए उसके पास बड़े पैमाने पर बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, तथाकथित फॉर्चून हेवन मोनार्क वास्तव में फॉर्चून हेवन मोनार्क की एक जादुई शक्ति मात्र थी। हालांकि फॉर्चून हेवन मोनार्क के विचारों के प्रभाव के कारण उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह फॉर्चून हेवन मोनार्क नहीं था। वह अब भी सोचता था कि वह फॉर्चून हेवन सम्राट का पुनर्जन्म था। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित नहीं था। जैसे ही वह कुछ समझता रहा, अचानक आसमान से एक संदेश गिरा। ये वह व्यक्ति था जो फॉर्चून मार्शल पवेलियन के बाहर पहरा दे रहा था। उसने ये जिवेन को याद दिलाया कि उसका समय समाप्त हो गया है। हालांकि उसने कभी किसी दिव्य गुरु को नहीं देखा था, ऐसा नहीं था कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिव्य गुरु के स्तर को देखते हुए उसके लिए सभी महान दाव को जानना असंभव था। धीरे धीरे हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट का असली चेहरा उनके सामने उभर कर आया। रहस्यमय स्थान की मदद से हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट के रहस्य धीरे धीरे प्रकट हुए। ये खतरनाक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये जिवेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सका। मुझे फॉर्चून यूनिवर्स पाम चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे मुझे सौंप दें, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। फिर उसने एक बड़ा हाथ बनाया और डाक बोधी दिव्य हाथ की शक्ति से सीधे फॉर्चून हेवन मोनार्क को पकड़ लिया। फिर वह अचानक सिकुड़ गया और फॉर्चून हेवन मोनार्क दिव्य विचार के एक कतरे में बदल गया। दिव्य विचारों का एक विशाल तार आकाश में तैर गया। फिर उसमें से एक मजबूत मार्शल आर्ट का इरादा बाहर निकला। मार्शल सम्राट की सील सीधे वज्र की तरह फॉर्चून हेवन मोनार्क के शरीर में धंस गई। बूम! हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट से ये जिवेन देख सकते थे कि फॉर्चून हेवन मोनार्क की ताकत किंवदंतियों से भी अधिक मजबूत थी। कम से कम वह इस स्तर की ताकत हासिल नहीं कर सका। उस भयानक टक्कर ने पूरी दुनिया में जन्मी सभी सभ्यताओं को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। एक पल में वह गिर गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह हथेली उसकी अपनी शक्ति से संचालित थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। प्रत्येक हथेली ने शत्रु को मारने के लिए सीधे नियमों की शक्ति का उपयोग किया। उसके हाथ में मार्शल आर्ट का इरादा वास्तव में फॉर्चून हेवन मोनार्क द्वारा छोड़े गए फॉर्चून यूनिवर्स पाम का मार्शल आर्ट इरादा था। इसे मूल रूप से बाद की पीढ़ियों के लिए विकसित करने और समझने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मार्शल आर्ट का इरादा अपनी इच्छा पैदा कर सकता है और तब तक लगातार खेती करता रहेगा जब तक कि यह 7वें दायरे तक नहीं पहुंच जाता। यह तो बस एक चमत्कार था। ये सोचकर उन्होंने बिना किसी झिझक के फॉर्चून यूनिवर्स पाम का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये जिवेन की आत्मा उसमें डूब गई, ऐसा लगा मानो एक राजसी और अदम्य आवाज उसकी आंखों के सामने आ गई हो। एक हथेली ने दुनिया को तोड़ दिया था और दुनिया में एक छेद बना दिया था।
यह कोई सूक्ष्म जगत नहीं था, बल्कि एक फॉर्चून वर्ल्ड था। उस समय यह स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित था और उसे हर दिन तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी यह हथेली नियमों की सारी शक्ति का पूर्ण रूप थी और अत्यंत भयानक थी। हालांकि कुछ ही शब्द थे, प्रत्येक शब्द लोहे और चांदी के कांटों से खींचा गया था और एक शक्तिशाली सेना की आभा लिए हुए था। इसके अलावा महान रास्ते की एक धुंधली आभा भी थी। तेज फॉर्चून हेवन मोनार्क की दृष्टि और क्षेत्र सम्राट क्षेत्र से बहुत आगे थे, और उनके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट ने स्वाभाविक रूप से सम्राट क्षेत्र को अपने दायरे से कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। ये अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये दूसरे सातवें से बिल्कुल अतुलनीय था क्षेत्र, और इसका अपना वास्तविक शरीर भी नहीं था। तेज जल्द ही मूल रूप से अत्याचारी फॉर्चून हेवन सम्राट मृत्यु के कगार पर था। अचानक उससे लगा कि उसने कुछ सोचा है, और उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। रुको, क्या तुम्हें ये फॉर्चून यूनिवर्स पाम नहीं चाहिए? मैं इससे तुम्हें दे सकता हूँ। टकराना। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, कितना समय हो गया है, और मैं पहले से ही यहाँ हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि नकली फॉर्चून हेवन मोनार्क की ताकत इतनी बढ़ गई थी। फॉर्चून हेवन मोनार्क द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से असाधारण थी, और यह हेवनली मास्टर के दायरे से ऊपर थी। मार्शल सम्राट सील को मार्शल सम्राट सील में जोड़ा गया, और इसकी शक्ति बढ़ गई। फॉर्चून हेवन मोनार्क के पास खुद को बचाने के लिए कोई दाव उपकरण नहीं था, और बिना किसी मामूली बफर के सीधे ये ज़िवेन द्वारा मारा गया था। वह इसे कैसे झेल सकता था? मौके पर ही उसे खून की उल्टी हुई। बूम! फॉर्चून हेवन मोनार्क एक विशाल खगोलीय पिंड की तरह था जो दुनिया की धरती पर टूट गया, और इसने लगभग पूरी दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और बाकी सब कुछ दुनिया के अंत का प्रतीक है। हालांकि पलक झपकते ही 200 साल बीत गए। इन 200 वर्षों में उन्होंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही समझा था, और इसे सही कहा जा सकता है। फॉर्चून यूनिवर्स पाम बहुत गहरा था, और यद्यपि उसके पास रहस्यमय स्थान की मदद थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसने अपने सभी संसाधनों को खत्म कर दिया था, और इससे निस्संदेह उसकी समझने की क्षमता कई स्तरों तक कम हो गई थी। ये ज़िवेन चिल्लाया, फॉर्चून हेवन मोनार्क, हाहा, कितना हास्यास्पद है। फॉर्चून हेवन मोनार्क को ये ज़िवेन के हमले से चोट लगी थी, और यह स्पष्ट था कि वह ये ज़िवेन के सामने नुकसान में था। हालांकि वह फॉर्चून यूनिवर्स पाम को सक्रिय करने के बाद थोड़े समय के लिए ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, फिर भी वह सातवें दायरे में था, और सम्राट दायरे के प्रत्येक दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन ये सातवें दायरे और आठवें दायरे के सम्राट दायरे के लिए पर्याप्त नहीं थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन जाहिर है कागज का ये टुकड़ा मार्शल आर्ट मंडप के गार्डों की दृष्टि से दूर होना चाहिए, अन्यथा पुस्तक की भावना सम्राट स्तर तक कैसे बढ़ सकती थी। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, और कोई साधारण सम्राट स्तर नहीं, बल्कि सातवें क्षेत्र का सम्राट स्तर। जाहिर है यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इरादा लंबे समय से अस्तित्व में था, लेकिन इसकी खोज नहीं की गई थी। शायद मार्शल आर्ट मंडप के गार्डों को भी कागज के इस टुकड़े के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे इसका पता नहीं लगा पाते। कागज के इस टुकड़े में फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क द्वारा छोड़ा गया खजाना शामिल था। यदि वह छिपना चाहता तो ये सामान्य बात थी कि वे उसे ढूंढ नहीं पाते। अब तक कोई भी फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क की ताकत की बराबरी नहीं कर पाया था। ये सोचकर ये ज़िवेन ने तुरंत कागज के इस टुकड़े को अपने शरीर में रखा और धीरे धीरे अध्ययन करने के लिए इसे बाहर लाया। क्योंकि यह समय था, ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे बाहर निकलने के लिए उड़ान भरी। जैसे ही वह बाहर की ओर उड़ गया, ये ज़िवेन को स्पष्ट रूप से अपने ऊपर एक दिव्य इंद्रिय का प्रभाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ये दिव्य इंद्रिय जांच रही हो कि वो पुस्तकें छीनने वाला है या नहीं।
यहाँ की प्रत्येक पुस्तक किसी सम्राट द्वारा लिखी गई थी। यदि इनमें से कोई भी पुस्तक बाहर रखी गई तो आतंक का राज कायम हो जाएगा। अनगिनत हत्याएं होंगी, इसलिए उन्हें कोई नहीं ले जा सका। हालांकि यह फॉर्चून गॉड राजवंश की विरासत और ताकत की पूरी सीमा नहीं थी, लेकिन कम से कम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। स्वाभाविक रूप से ये लापरवाह नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ एक से अधिक सम्राट लॉर्ड तैनात थे। अगर वह चालाकी करना भी चाहे तो यह असंभव था। इसके अलावा ये ज़िवेन को ये भी महसूस हुआ कि एक दिव्य गुरु द्वारा कोई संरचना छोड़ी गई थी। जब तक कोई दिव्य गुरु किसी तकनीक का प्रयोग नहीं करता, छिपने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ये ज़िवेन कुछ घबराई हुई थी। सौभाग्य से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय की बाधा सरणी भी गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम का पता नहीं लगा सकी। आखिरकार वे गुड फॉर्चून स्वर्गीय सम्राट की आभा का पता नहीं लगा सके। मार्शल आर्ट पवेलियन से निकलने के बाद ये ज़िवेन को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉनिटरिंग का तरीका बहुत ही अच्छा था। खुरदुरा, या यूं कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ज़िवेन ने इसकी खोज की थी। ये ज़िवेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट तियान यी था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, और यह उसके टूटने से पहले की आभा से अलग नहीं था। संभवतः सम्राट तियान यी को पता नहीं होगा। सम्राट तियान यी में खुलेआम ये ज़िवेन की जासूसी करने की हिम्मत थी, लेकिन उन्होंने फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। पहले ये सिर्फ एक ताव शरीर था। यह उनके वास्तविक शरीर के साथ व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने से बिल्कुल अलग था। फिर भी ये ज़िवेन द्वारा नष्ट किए जाने से पहले उसने ये ज़िवेन के साथ कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा था। अधिक से अधिक वो उसे सबक सिखाना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन उसकी कल्पना से भी अधिक जिद्दी और उससे भी अधिक क्रूर और निर्दयी होगी। उसने उन्हें वैसे ही नष्ट कर दिया था। मार्शल क्रिएशन पवेलियन में कई लोगों ने इस विवाद को देखा था। यदि वह मुसीबत ढूंढना भी चाहे तो उसे कोई बहाना या कारण नहीं मिल पाता। आखिरकार वो वही था जिसने लड़ाई शुरू की थी। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर अहंकारी होने का साहस किया हो। सम्राट का ये ज़िवेन को यहाँ अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भले ही उस पर निगरानी रखी जा रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक बार जब वह बाहर गया तो उसे सम्राट तियान यी के हमले का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि वे दोनों फॉर्चून गॉड राजवंश से थे, ये ज़िवेन ने कभी नहीं माना कि दोनों पक्षों के महत्व के संदर्भ में उनके महत्व की तुलना नौवे क्षेत्र के सम्राट तियान यी से की जा सकती है। अंत में सम्राट तियान यी को इस मामले को निपटाने के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि ये ज़िवेन के हाथों से 4 राज्यों की जमीन लेना अंततः नुकसान नहीं होगा। हालांकि यह क्रूर था, ये ज़िवेन ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से गणना कर लिया था, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह फॉर्चून गॉड राजवंश की शक्ति और संसाधनों का लाभ उठाना चाहता था। दूसरी ओर फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए जो कुछ भी वे चाहते थे वह करना सामान्य था। सम्राट तियान यी की गणनाएं बहुत स्पष्ट थी। भले ही ये ज़िवेन एक कदम आगे बढ़े और 8वें दायरे में कदम रखे, ये ज़िवेन उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। हालांकि सम्राट तियान यी को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन के हाथों में वास्तव में यूनिवर्स क्रिएशन पाम है। दूसरों के लिए इसे अल्प समय में प्राप्त करना व्यर्थ था। आखिरकार गुड फॉर्चून हेवनली लॉर्ड की मार्शल आर्ट का कम समय में पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जा सका। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी, उसके पास रहस्यमयी जगह थी। यह अफसोस की बात थी कि उसके शरीर पर ड्रैगन नस संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके थे, अन्यथा वह 200 वर्षों में कुछ हद तक गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम की खेती करने में सक्षम होता। तब वह काफी प्रभाव दिखाने में सक्षम हो सका होगा। हालांकि वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी काफी संख्या में सम्राट की लाशें थी।
इस दुनिया में यह एक कठिन मुद्रा थी जो ड्रैगन वेन से भी अधिक कठिन थी। इसके अलावा वह एक ऐसी शक्ति के बारे में भी जानता था जो इन सम्राटों की लाशों को पूरी तरह से निगल सकती थी। स्काई कॉमर्स एलायंस। इस विशालकाय का मुख्यालय भी फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में था। ये सामान्य संप्रदायों से भिन्न था। साधारण संप्रदाय स्वतंत्र विकास के लिए प्रतिबद्ध थे और यह सबसे अच्छा था यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश के नियंत्रण से अलग हो सके। हालांकि स्काई कॉमर्स एलायंस का उद्देश्य अधिक धन कमाना था। यदि यह फॉर्चून गॉड राजवंश पर भरोसा नहीं करता तो आज यह इतने विशाल स्तर तक कैसे विकसित हो सकता है। इसके विपरीत उनके लिए दुनिया में अराजकता अच्छी बात नहीं थी। केवल तभी जब दुनिया में शांति थी, उनका गठबंधन तेजी से विस्तार कर सका और अधिक संसाधन अर्जित कर सका। और केवल जब सम्राट के पास अधिक संसाधन थे तभी वे तेजी से सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए उनके और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच हितों का कोई बुनियादी टकराव नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे अन्य बड़े संप्रदायों से बिल्कुल अलग थे। ये जिवेन ने खुद को नहीं छुपाया और सीधे स्काई बिजनेस एलायंस के मुख्यालय में उड़ गए। स्टॉर्मविंड सिटी में स्काई बिजनेस एलायंस के मुख्यालय की तुलना में स्काई बिजनेस एलायंस का फॉर्चून डिवाइन कैपिटल का मुख्यालय और भी शानदार था। ये बेहद आलीशान था और खेती करने वालों के लिए जगह नहीं लगती थी। वास्तव में ये कुछ सांसारिक व्यापारी जैसा दिखता था। लॉर्ड मार्शल सम्राट, आपसे मिलने के लिए बाहर न जाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही ये जिवेन ने स्काई कॉमर्स एलायंस में प्रवेश किया, लॉबी में एक प्रबंधक तुरंत आगे आया और उसका स्वागत किया। हालांकि वह एक चरम अर्थ सम्राट भी थे, लेकिन वह अपने और सामने वाले व्यक्ति के बीच के अंतर के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे। यदि सामने वाला व्यक्ति उसे मारना चाहे तो उससे केवल एक शब्द की आवश्यकता होती है। भले ही उसने वास्तव में ऐसा किया हो, स्काई कॉमर्स एलायंस द्वारा उससे मोलभाव करने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार अर्थ सम्राट और सातवें क्षेत्र के सम्राट के बीच अंतर के बारे में हर कोई बहुत स्पष्ट था। ठीक उसी तरह जैसे फॉर्चून गॉड राजवंश ने ये जिवेन और सम्राट तियानयी के बीच सम्राट तियानयी को चुना था, हर किसी की एक कीमत थी। ओह, क्या आप मुझे जानते हैं? ये जिवेन को भी थोड़ी दिलचस्पी थी। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था और वह सिर्फ एक भंडारी था। ये स्वाभाविक है। लॉर्ड मार्शल सम्राट जैसे विशिष्ट अतिथि के लिए हम में से हर किसी को याद रखना चाहिए, प्रबंधक ने जल्दी से कहा। वास्तव में स्काई कॉमर्स एलायंस के प्रबंधकों के लिए कई महत्वपूर्ण लोगों को पहली नजर में पहचानना सिर्फ एक बुनियादी कौशल था। ये जिवेन का चित्र उनके द्वारा पहले ही पूरी दुनिया में फैलाया जा चुका था। जो कोई भी इसके बारे में जानने का इच्छुक होगा वह इसके बारे में जान सकेगा। न केवल ये जिवेन की ताकत उत्कृष्ट थी, बल्कि सातवें दायरे से ऊपर की उनकी असाधारण ताकत स्काई कॉमर्स एलायंस में सबसे खतरनाक विशेषज्ञों में से एक के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए पर्याप्त थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये जिवेन के उनके साथ पिछले सहयोग से स्काई कॉमर्स एलायंस को भी बहुत लाभ हुआ था। अब ये जिवेन की एक और पहचान थी, फोर्ट प्रीफेक्चर इंस्पेक्टर। दूसरे शब्दों में ह्यूमन प्रांत, थंडर लेक की भूमि, डार्क प्रांत और स्टोन प्रांत सभी ये जिवेन के नियंत्रण में थे। इस तरह चाहे वह ये जिवेन की पहचान, स्थिति, ताकत या अतीत में सहयोग की अच्छी नींव हो, वह स्काई कॉमर्स एलायंस की नजर में एक विशिष्ट अतिथि बन गए थे। ऐसे व्यक्ति को पहली नजर में कैसे नहीं पहचाना जा सकता। ये जिवेन तुरंत मुस्कुराए और जांच जारी रखने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे कहा, क्या आपके पास कोई है जो यहाँ का प्रभारी हो सकता है? स्काई कॉमर्स एलायंस के साथ मेरा एक बड़ा सौदा है। हाँ, कृपया पहले मेरे साथ वीआईपी कक्ष तक चले, लॉर्ड मार्शल एम्परर। हमारे नेता जल्द ही यहाँ आएंगे, प्रबंधक ने तुरंत कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और प्रबंधक के पीछे पीछे एक सुंदर ढंग से सजाए गए वीआईपी कमरे तक चली गई। इस वीआईपी रूम को देखने से ही लग रहा था कि यह बाहर की शानदार सजावट से बिल्कुल अलग था। हवा एक प्रकार के बहुमूल्य मसालों की गंध से भर गई थी, जो अभ्यासकर्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद थी।
यदि सामान्य अभ्यासियों को इन बहुमूल्य मसालों की सहायता मिल सके, तो उनके लिए स्पष्ट दिमाग रखना और कोई आंतरिक राक्षस न होना कठिन नहीं होगा। कुछ हद तक ये येज़िविन के एनलाइटनिंग माइंड एंशिएंट ट्री से कुछ मिलता जुलता था। हालांकि एनलाइटनिंग माइंड एंशिएंट ट्री की तुलना में ये मसाले केवल एक बार उपभोग योग्य थे। इसके अलावा वे बहुत कीमती और महंगे थे। सामान्य अभ्यासियों के लिए इनका लंबे समय तक उपयोग करना असंभव था। अधिक से अधिक वे सफलता हासिल करते समय उनका उपयोग करेंगे। ये ज़िवेन की खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, बिल्कुल रॉकेट पर बैठने की तरह। स्वाभाविक रूप से ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये शीवेन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक शख्स ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि वह एक नवयुवक था जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। वह हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने हुए था और उसके कपड़े बहुत खूबसूरत थे। वह एक अमीर परिवार के साधारण युवा मास्टर की तरह दिखते थे। हालांकि उसकी आंखें रत्नों की तरह थीं और ज्ञान की चमक से चमक रही थीं। एक साधारण व्यक्ति को एक नजर में ही पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति असाधारण है। जैसे ही युवक पास आया, उसने कहा, मैं सिल्वर फ्रॉस्ट का सम्राट भगवान हूँ। नमस्कार मार्शल सम्राट। इतना कहकर वह युवक थोड़ा झुक गया। नमस्कार सिल्वर फ्रॉस्ट के सम्राट भगवान। ये ज़िवेन भी थोड़ा झुके। उसने युवक की साधना को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा अस्पष्ट था। वह इसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका, या ये कहा जा सकता है कि इसकी पूरी गणना करने का कोई तरीका नहीं था। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह केवल 8वें क्षेत्र के सामान्य लोगों को एक नजर में देख सकता था। तो वहां केवल एक ही था संभावना। यदि उसने सही अनुमान लगाया, तो सिल्वर फ्रॉस्ट के इस सम्राट भगवान का अस्तित्व 9वें क्षेत्र में होना चाहिए। 9वें दायरे में सुपर मास्टर स्काई बिजनेस एलायंस में फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न हॉर्न के समान ही दुर्लभ थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अस्तित्व का ऐसा स्तर भेजा था। ऐसा लग रहा था कि स्काई बिजनेस एलायंस ने वास्तव में उसके साथ समझौते को बहुत महत्व दिया है। मुझे 9वें दायरे में किसी ताओवाद मित्र के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ये ज़िवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। मुझे 9वें क्षेत्र के दाववादी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट मंद मुस्कुराए। हालांकि मैं अक्सर सामने नहीं आता, आपकी हैसियत मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सामने आने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने ये ज़िवेन की बातों का खंडन नहीं किया। जाहिर है, हेवन कॉमर्स एलायंस ने भी उनके मामले पर आंतरिक रूप से चर्चा की थी। जाहिर है, उनके द्वारा उन्हें दिया जाने वाला महत्व लगातार बढ़ रहा था। मूल गोल्डन सिकाडा सेज सम्राट दोनों पक्षों के बीच संपर्क का काम जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, या शायद एक अधिक शक्तिशाली बड़े शॉट को व्यक्तिगत रूप से दिखाने की योजना बनाई गई है। आखिरकार ये ज़िवेन के साथ प्रत्येक लेन देन से बहुत लाभ हो सकता है। यह एक जीत की स्थिति थी। सम्राट लॉर्ड की लाशें बहुत दुर्लभ थी। चाहे वे कहीं भी बेचे जाएं, मांग में कोई कमी नहीं होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि स्काई कॉमर्स एलायंस की अत्यधिक मांग थी। इसे बेचना तो दूर, इसे आंतरिक रूप से पचाना भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बार क्या बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने पूछा। मैं मुख्य रूप से कुछ सम्राट लॉर्ड की लाशें बेचने की योजना बना रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं, ये ज़िवेन ने सीधे तौर पर कहा। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट की हैसियत और ज्ञान के बावजूद जब उन्होंने ये सुना तो उनकी आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके लिए सम्राट लॉर्ड की कुछ लाशों को देखना आसान नहीं था, कुछ की तो बात ही छोड़ दे, क्योंकि सम्राट लॉर्ड जो अन्य सम्राट लॉर्ड्स को मार सकते थे, उनके पीछे आमतौर पर उनकी अपनी सेनाएं होती थी।
इसलिए इन सम्राट लॉर्ड्स की लाशें अक्सर आंतरिक रूप से पच जाती थी, इसलिए उन्हें देखना उनके लिए बहुत दुर्लभ था। हालांकि ये जीवेन स्पष्ट रूप से अलग थी। उनमें किसी पार्टी पर भरोसा करने की ताकत नहीं थी। भले ही वह फॉर्चून गॉड राजवंश में शामिल हो गया, ये लगभग एक सहायक की तरह था। ये दोनों पक्षों के बीच सहयोग का आधार था। मुझे दिलचस्पी है, बेशक मुझे दिलचस्पी है। आप किस तरह की सम्राट लॉर्ड की लाशें बेचने की योजना बना रहे हैं? सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने सीधे पूछा। अलग अलग सम्राट लॉर्ड की लाशों की कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत अलग थी। छठे और सातवें क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बस ये जीवेन ने लापरवाही से कई सम्राट लॉर्ड्स की लाशें जारी की। उनमें से प्रत्येक जीवंत और सजीव था, मानो वे अभी भी जीवित हो। उनमें से प्रत्येक में अत्यंत भयानक आभा समाहित थी। यदि ये जीवेन ने उन्हें सील करने के लिए एक विशेष सीलिंग तकनीक का उपयोग नहीं किया होता, तो उनकी आभा लगभग उलट गई होती। कोई भी सम्राट भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, न ही उन्हें कम आंका जा सकता है। उनमें से गेंग मेटल टाइगर सम्राट भी था जिसने सातवें क्षेत्र में प्रवेश किया था। कैसे के बारे में ये जीवेन ने पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, वे सभी वस्तुएं हैं। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट की आंखें चमक उठी। आप बदले में क्या चाहते हैं? सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने पूछा। उनके स्तर पर, हालांकि सामान्य लेन देन मुख्य रूप से ड्रैगन की नस के बारे में थे, लेकिन उनमें से सभी ऐसे नहीं थे। वे अक्सर अन्य चीजों को शामिल करते थे। द मिस्टीरियस क्रिएशन पिल एंड द ड्रैगन वेन। इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी अपनी ताकत बढ़ाने की। इसलिए मिस्टीरियस क्रिएशन पिल और ड्रैगन नस उसके लिए सबसे सार्थक चीजें थी। ये वह चीज भी थी जो उनकी वर्तमान खेती को बढ़ावा दे सकती थी। उन्होंने मार्शल क्रिएशन पवेलियन में बहुत सारी प्राचीन किताबें और हस्तलिखित नोट्स पढ़े थे। उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान केवल कंठस्थ किया था, लेकिन इसे अपनी साधना में बदलने के लिए उन्हें अभी भी समय की आवश्यकता थी। उसे अभी भी रहस्यमय स्थान की मदद की जरूरत थी, और इसे ड्रैगन की नस से अलग नहीं किया जा सकता था। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल एक ऐसी चीज थी जो कम समय में उसकी ताकत बढ़ा सकती थी। मुझे विश्वास है कि आपके गठबंधन के लिए मिस्टीरियस क्रिएशन पिल प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा, है ना? ये जीवेन ने एक के साथ कहा मंद मुस्कान। ये सच है। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल प्राप्त करना वास्तव में संभव है। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने इसे छिपाया नहीं। आपके द्वारा प्रदान की गई लाशों में से सबसे मूल्यवान सातवें साम्राज्य के सम्राट का शरीर है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको एक कीमत दूंगा। एक रहस्यमय निर्माण गोली और 60 लेवल 2 ड्रैगन की नसें के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि चर्चा का विषय एक सम्राट की लाश थी, सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट में जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। मृत सम्राट के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। मृत सम्राट अब उसके जैसा नहीं रहा। ठीक है, ये जीवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने थोड़ा हिसाब लगाया और समझ गया कि कीमत बहुत वाजिब थी। हालांकि उन्हें कोई बड़ा सौदा नहीं मिला, लेकिन वे हारे भी नहीं। दो पक्षों के बीच दीर्घकालिक लेन देन लंबे समय तक एक पक्ष की कीमत पर नहीं हो सकता। इस प्रकार का लेन देन लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। इसके अलावा, मुझे आशा है कि आप मुझे एकांत में अभ्यास करने के लिए जगह प्रदान कर सकते हैं। क्या ये संभव है? ये जीवेन ने पूछा। ये स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। आप हमारे मुख्यालय में एकांत में अभ्यास कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने तुरंत निर्णय लिया। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह असंभव था। हालांकि उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए ये सिर्फ एक बोनस था। ये बहुत अच्छा है। ये जीवेन को सम्राट तियान यी द्वारा ट्रैक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि खेती करते समय सम्राट तियान यी उसके साथ कुछ करे। सम्राट तियान यी स्वयं कुछ नहीं कर सके। हालांकि ये जीवेन को सुरक्षित रूप से खेती करने से रोकने के लिए कुछ शोर मचाना उसके लिए पूरी तरह से संभव था।
स्काई कॉमर्स एलायंस में ये पूरी तरह से अलग था। हालांकि सम्राट तियानी मजबूत थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी तुलना स्काई कॉमर्स एलायंस जैसे दिग्गज से नहीं की जा सकती थी। ये ज़िवेन बिना अनुमति के अंदर नहीं घुस सकते थे। यह इससे अधिक सुरक्षित नहीं हो सकता। स्काई कॉमर्स एलायंस का सबसे बड़ा लाभ ये था कि जब तक लाभ हो तब तक वे कुछ भी करने को तैयार थे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर में कोई आपको ड्रैगन की नस और रहस्यमय निर्माण की गोली देगा। फिर वे आपको उस स्थान पर ले जाएंगे जहां आप एकांत में अभ्यास करते हैं। मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं अपना ले जाऊंगा, पहले निकलो। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने अपना हाथ हिलाया और सम्राट गॉड्स की सभी लाशों को ये ज़िवेन ने अपने बैग में रख लिया। बोलने के बाद सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट हवा में गायब हो गए। जाहिर है उन्हें वापस जाकर कुछ लोगों से चर्चा करने की जल्दी थी। ये ज़िवेन को कोई जल्दी नहीं थी। वह चाय पीते हुए इंतजार करने लगा। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद उसे यहाँ ले जाने वाले मैनेजर ने ये ज़िवेन के हाथ में एक स्पेस बैग भेजा। इसमें मिस्टीरियस क्रिएशन पिल और 60 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स शामिल थे। ये ज़िवेन ने अपने दिव्य विचारों से इसे स्कैन किया और जान लिया कि कोई समस्या नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने आपको बताया होगा। मुझे एकांत के लिए किसी शांत जगह पर ले चलो। हाँ मार्शल सम्राट, कृपया मेरे पीछे आओ। इस प्रबंधक के मार्गदर्शन में ये ज़िवेन को एक डेमीप्लेन, एक सूक्ष्म जगत में ले जाया गया। प्रवेश करने के तुरंत बाद ये ज़िवेन को पहले से ही महसूस हुआ कि इस डेमीप्लेन में कई जैन सरणियां और जादू थे जो इस सूक्ष्म जगत को मुख्य विमान से अलग करते थे। सर, यह एकांत के लिए हमारे मुख्यालय में एक हाफ बिट वॉल है। आमतौर पर हमारे गठबंधन में केवल सम्राट देवताओं को ही प्रवेश करने का अवसर मिलता है। ये नियंत्रण विधि है। मैं इसे आपको सौंप दूंगा, मैनेजर ने कहा। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ में एक हल्की सी गेंद दिखाई दी। फिर ये हल्की गेंद ये ज़िवेन के पास उड़ गई। ये ज़िवेन ने इसे पकड़ लिया और इसे अवशोषित कर लिया। इस हल्की गेंद ने संपूर्ण हाफ बिटवॉल में सभी सरणियों और सीमाओं की नियंत्रण विधि को रिकॉर्ड किया। ये सभी सारणियों और सीमाओं का मुख्य स्विच भी था। जब तक उन्हें इसमें महारत हासिल थी, उनके अलावा कोई भी सरणियों और सीमाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। कहा जा सकता है कि यह बेहद सुरक्षित था। जाहिर है स्काई कॉमर्स एलायंस काफी ईमानदार था। सम्राट गॉड सिल्वर फ्रॉस्ट ने कहा कि भविष्य में ये स्थान मार्शल सम्राट को दिया जाएगा। भविष्य में मार्शल सम्राट एकांत के लिए फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। मैनेजर ने जारी रखा। वह मन ही मन अनुमान लगा रहा था कि इस लेन देन की रकम कितनी बड़ी होगी। अन्यथा वह एकांतवास के लिए ऐसा तथाकथित बोनस नहीं देते। ज्ञात हो कि इस हाफ बिटवॉल के निर्माण में बहुत सारे संसाधन लगे, अंततः निर्माण ये बहुत महंगा था। आमतौर पर इसका उपयोग केवल गठबंधन में सम्राट देवताओं द्वारा किया जाएगा। इसे किसी बाहरी व्यक्ति को देना बहुत दुर्लभ था। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं पहले एकांत में जा रहा हूँ, ये ज़िवेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ लॉर्ड मार्शल एम्परर, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बुलाओ, भंडारी ने जल्दी से कहा। इतना कहने के बाद वह तेजी से पीछे हट गया। ये ज़िवेन ने तुरंत हाफ बिटवॉल में प्रवेश किया, क्लाउड बेड पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और पूरी दुनिया को आसानी से बंद कर दिया। नियंत्रण कोर के साथ ये सब करना बहुत आसान था। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई अन्य छिपे हुए दरवाजे या बैकअप नहीं है, ये ज़िवेन ने अंततः राहत महसूस की और अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बारे में सोचकर स्काई कॉमर्स एलायंस ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। ये ज़िवेन ने तुरंत कागज का वह टुकड़ा निकाला जिसमें यूनिवर्स क्रिएशन पाम दर्ज था। उसे सावधान रहना था, ये भी बड़ी बात थी। उनकी पहली प्राथमिकता यूनिवर्स क्रिएशन पाम का अभ्यास करना था। अपनी वर्तमान खेती के संदर्भ में उन्होंने अभी अभी एक सफलता हासिल की है। कम समय में आगे बढ़ने की संभावना बहुत अच्छी नहीं थी।
यदि वह अपनी युद्ध शक्ति को दूसरे स्तर तक बढ़ाना चाहता था और सम्राट तियान ही के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहता था, तो यूनिवर्स क्रिएशन पाम के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं थी। ये पहले से अलग था। पहले ये ज़िवेन के पास ड्रैगन नस नहीं थी, इसलिए काफी हद तक वह रहस्यमय स्थान की भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा सका। वह केवल अपनी समझ पर भरोसा कर सकता था। उनकी साधना इस बिंदु तक पहुंच गई थी, और उनके भौतिक शरीर के निरंतर सुधार के साथ साथ उनकी योग्यता को उच्चतम स्तर तक बढ़ावा दिया गया था। वह दूसरों से कमतर नहीं थे। फिर भी यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उसे रहस्यमय जगह की मदद मिली थी। रहस्यमय स्थान की मदद के बिना भी उसके लिए गुड फॉर्च्यून कॉस्मिक पाम को समझना बहुत मुश्किल होगा। यह मार्शल आर्ट स्वर्गीय आदरणीयों से भी आगे निकल गई और गुड फॉर्च्यून स्वर्गीय सम्राट के लिए अद्वितीय थी। इसकी खेती करना आसान कैसे हो सकता है? उसके शरीर में लेवल 2 ड्रैगन नस हवा में उड़ गई। फिर एक रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ये भयंकर रूप से जलने लगा, या शायद ऊर्जा की एक भयानक लंबी नदी ये ज़िवेन के शरीर के रहस्यमय स्थान में बह गई। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी नजर में यूनिवर्स क्रिएशन पाम की मार्शल आर्ट इच्छा शक्ति ठीक होने लगी, और ये लगातार यूनिवर्स क्रिएशन पाम को बार बार विकसित कर रहा था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।